हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर से मैं आप लोगों को क्वांटम संख्या पढ़ाना शुरू किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 प्रकार का क्वांटम संख्या होता है। कौन कौन सा 4 प्रकार का क्वांटम संख्या होता है? तो पहला हमने बताया था कि मुख्य क्वांटम संख्या होता है, ठीक है। दूसरा एजीमुथल क्वांटम संख्या होता है। तीसरा हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है और चौथा स्पिन क्वांटम संख्या होता है। तो जैसे हमको याद है ना, वैसे ही आप लोग को भी याद होना चाहिए। अगर अंग्रेजी में बात किया जाए कि कितने टाइप्स का क्वांटम नंबर होते हैं, तो हमने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो चलते फिरते सारे लोगों को याद होना चाहिए कि 4 प्रकार का क्वांटम नंबर होता है, 4 प्रकार का क्वांटम संख्या होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ाया था। वहाँ पे हमने बताया था कि जो क्वांटम संख्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होता है, उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और वो जो n होता है वो एक नंबर होता है, मैथमेटिकल नंबर होता है 1 2 3 4। और हमने बताया था कि n का जो मान होता है वो 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाता है। और हमने बोला था कि ये VVI पॉइंट है, याद रखना है। n का मान 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाता है, ये बात आपको याद रखना होगा। और n हमने बताया था कि ऑर्बिट के नंबर को बताता है। n जो है, n से यानी कि मुख्य क्वांटम नंबर से हम लोगों को ऑर्बिट के संख्या का पता चलता है। हमने बोला कि n = 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट है। n = 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेकेंड ऑर्बिट है। n = 3 लिखा हुआ है यानी कि थर्ड ऑर्बिट है। फिर हमने बताया था कि n के वैल्यू से, ठीक है, एनर्जी का भी वैल्यू पता चलता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है जिस ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना एनर्जी है, ठीक है। हमने बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर सेकेंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी से थोड़ा सा कम होगा। फिर थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी और कम होगा, फोर्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और कम होगा। आया बात समझ में? आप लोगों को आगे चल के बहुत सारा ऐसा चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, खास करके जब इंजीनियरिंग में आइएगा तो हम लोग वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर पढ़ाते हैं कि भैया लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वही बाहर निकलता है। कहीं बाहर निकलने की बारी आती है या इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजना होता है, तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि उसको कम एनर्जी दे के बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए ये सब बाद में हम लोग बात कर लेंगे। फिर हमने बताया था कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, n से हम लोग निकालते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला बताया था 2n²। एक फार्मूला होता है, एक ऑर्बिट के अंदर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, तो 2n² से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करोगे। और लास्ट में हमने एक लाइन और बताया था कि जो n होता है उससे हम लोग एंगुलर मोमेंटम का भी वैल्यू निकालते हैं, कोणीय गति का भी वैल्यू हम लोग n के वैल्यू से निकालते हैं। एक लाइन में अगर आपको बोलना हो, ठीक है, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग को ओवरऑल क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, अगर एक लाइन में बोलना हो तो आप ये बोलिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n के वैल्यू से हम लोगों को कोई एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, उसके सेल का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है, यानी कि ऑर्बिट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का बात की है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है किसी ऑर्बिट में, और ऑर्बिट नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लाइन में आप लोग बोल सकते हो सके तो कॉपी में लिख लेना कि n के वैल्यू से परमाणु के कक्ष का पता चलता है, या इंग्लिश में लिखना हो तो लिख सकते हो कि n के वैल्यू से हम लोगों को किसी एटम के सेल यानी कि ऑर्बिट्स का इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। n के वैल्यू से किसी ऑर्बिट के सेल का या ऑर्बिट का इंफॉर्मेशन मिलता है। ऑर्बिट और सेल दोनों एक ही चीज़ होता है। ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा कि ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ा था। जैसे हम चलते फिरते आप लोग को बता दिया, वैसे ही चलते फिरते आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या है कि कोई साथ में दोस्त वगैरह तैयारी कर रहा हो, उसके साथ डिस्कशन कीजिए, ठीक है, या खुद से भी अकेले में बोल के देखिए कि हम कंप्लीट बोल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आएंगे एजीमुथल क्वांटम संख्या पे। एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या होता है, इंग्लिश में इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं और इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, यह उपकक्षा का संपूर्ण जानकारी देता है।
यह उप कक्षा का संपूर्ण जानकारी देता है। उप कक्षा को हम लोग सब सेल बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिट मतलब सेल हो गया, और सेल के अंदर में एक सब सेल होता है, उसी सब सेल को उप कक्षा बोला जाता है। कक्षा के अंदर में जो कक्षा होता है कक्षा के अंदर में जो छोटे छोटे कक्षा होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उप कक्षा बोलते हैं। जैसे ये घर है ना, तो घर के अंदर में बहुत सारे कमरे बने हुए होते हैं, तो घर हो गया क्या, एटम, और उसमें जो कमरा बना हुआ है वो हो गया तुम्हारा सेल, सब सेल, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इसको और मतलब एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा इसको एक डायग्राम से समझाते हैं कि उप कक्षा क्या होता है। आप लोग में से हो सकता है बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको उप कक्षा नहीं समझ में आ रहा होगा प्रैक्टिकली, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो एटम होता है जिसको परमाणु बोलते हैं, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। बहुत दिन से ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को भी पहले से पता होगा कि सेंटर पे क्या होता है, नाभि होता है, और नाभि के चारों तरफ कक्ष बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसको वर्ग भी बोला जाता है। ऐसे पढ़े क्या, लास्ट वीडियो लेक्चर में ये मैंने बताया था, हमने बताया था कि ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, इसमें n का वैल्यू 1 होता है। जो सेकेंड ऑर्बिट होता है, कक्ष होता है, उसके n का वैल्यू 2 होता है, और जो थर्ड ऑर्बिट है उसके n का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि ये जो ऑर्बिट होता है इसको KLM से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो, बताए थे ना। अब ये मत बोलना कि सर नहीं बताए थे, नहीं तो कौवा काट लेगा, है ना, झूठ बोले कौवा काटे। ऐसा ये सब हम लोग गाना में सुने हैं। दिन भर आदमी कितना झूठ बोलते रहता, आज तक तो कौवा नहीं काटा, हमको भी नहीं काटा, मतलब समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। ये तो ऑर्बिट का बात कर लिए, ये तो सेल का बात कर लिए, कक्ष का बात कर लिए, वर्ग का बात कर लिए। अब उपकक्ष क्या है या उपकक्षा क्या होता है उसको समझिए। ये रहा हमारा क्या, न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं या नाभि बोलते हैं। अब देखो, ये जो ऑर्बिट जिसको बोल रहे हैं ना, या सेल जिसको बोल रहे हैं, के सेल मान लो इसको बोल रहे हैं, तो इस के सेल के अंदर में सब सेल होता है, यानी कि इस कक्ष के अंदर में उपकक्ष होता है। तो जो के सेल है ना, इसके अंदर में एक ही उपकक्ष होता है। कितना, एक ही उपकक्ष होता है। थोड़ा सा और नज़दीक बनाते हैं, थोड़ा जगह का ज़्यादा ज़रूरत है। हमने बोला कि के जो सेल है इसके अंदर में एक ही सब सेल होता है, लेकिन जो एल सेल है, उसके अंदर में 2 सब सेल होता है। के अंदर में एक सेल, एल के अंदर में 2 सब सेल, ऐसे देखो। और ये जो सब सेल होगा, थोड़ा सा प्यार से ध्यान से समझिए, थोड़ा अभी बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ी देर में हम माहौल बना देंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब देखो, ये जो के सेल के अंदर में सब सेल था, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एल के अंदर में 2 सब सेल हो गया, एस और पी। बहुत ही हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़िए इसको, आगे इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। वैसा ही जो थर्ड सेल है जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर में होगा 3 सब सेल। बोलो रे बच्चा लोग, कितना, 3 गो। कौन कौन सा, कुछ लोग को पता होगा जो बढ़िया से पढ़ा होगा, डंडी मार के नहीं, ठीक है, अच्छे से ट्यूशन व्यूशन पढ़ा होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी ट्यूशन पढ़ के ही हर चीज़ करे, ठीक है, स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई होता है। देखो, पढ़ाई का 2 ही कॉन्सेप्ट ही होता है, कोई पढ़ने वाला होना चाहिए, कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए। और पढ़ाने वाला कोई भी हो सकता है, वो आपका किताब भी हो सकता है। दुनिया का सबसे अच्छा मास्टर जानते हो कौन है, तो वो है आपका बुक, यानी कि किताब। हर पल आपके साथ रहता है। लेकिन बच्चा लोग ये सब बात कोई समझाता नहीं और समझ में भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही इंजीनियरिंग पढ़ने आओगे ना, बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगा, ठीक है। और हम लोग मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग का पेपर है वो खुद से ही पढ़े हैं। और खुद से कैसे, कोई ऐसा थोड़ी है कि भगवान आए सपना में और बताए कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बोलो हम पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। कॉलेज में, ब्रांड कॉलेज में आदमी पढ़ा, सरकारी कॉलेज में भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई यार समझ लो बस, जैसे मतलब बहुत ख़राब स्थिति है यार। कहने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खूब बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। बहुत सारा सब्जेक्ट अपने से पढ़े हैं, तो कैसे पढ़े हैं, तो बुक से पढ़े हैं। तो हमारे लिए तो टीचर भैया बुक है, और हमको लगता है सबसे अच्छा टीचर इस दुनिया का बुक है, जो कि हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए और बुक पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ने में मज़ा आए ना, बुक का लैंग्वेज समझ में आए, बुक का हर चीज़ समझ में आने लगे, तो समझ लो मज़ा आ जाए यार, किसी टीचर वीचर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आते हैं,
ये जो थर्ड ऑर्बिट था या सेल था, इसके अंदर में 3 sp_d होगा। ठीक है, तो sp_d 3 इसके सब सेल्स हो गए। आया बात समझ में? sp_d, तो ये होते हैं सब सेल्स, मतलब सेल के अंदर में जो सेल्स बने हुए हैं। देखो इसको हम लोग s को फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे, s और p को मिला के सेकेंड ऑर्बिट बोला जाता है, s और p को मिला के सेकेंड ऑर्बिट बोला जाता है, sp_d को मिला के थर्ड ऑर्बिट बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन आप लोग में से कुछ बच्चे पढ़े होंगे, 1s2, 2s2 सर जी सिखाए होंगे, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, 3d10, ऐसा कुछ सिखाया गया होगा आप लोगों को। ये इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्बिट। देखो ये 1 जो है ना, ये बता रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और इसके अंदर में ये जो s है ये सब सेल है। ये 2 इसके आगे लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि ये सेकेंड ऑर्बिट है। दिस वन इज सेकेंड ऑर्बिट, और इस सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब सेल है, s और p। आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं यार। वैसे ही ये थर्ड ऑर्बिट है, देखो sp_d के सामने 333 लिखा हुआ है, यानी कि ये थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट है और इसमें 3 सब सेल है, sp_d। और ये जो पावर होता है, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पावर होता है ये बता रहा है कि s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम 6, फिर s में 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10। तो आज सब पढ़ाने वाले हैं, यहीं से सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यहीं से सब चीज़ कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, फिर सेमेस्टर की पढ़ाई में आओगे ना, तो फिर तो रगड़ रगड़ के हम ही पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, पूरा मास्टर बना देते हैं बहुत, लेकिन वहाँ बहुत आराम से पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो अभी हम लोगों को इंट्रेंस निकालने के लिए पढ़ना है, इसको मिटा देते हैं। आया कुछ समझ में? इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन वगैरह लिखने में भी आपको सब सेल का ज़रूरत पड़ेगा, इसको हो सके तो आप लोग बना लेना। चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है भाई हमारा? एजीमुथल क्वांटम संख्या को L से व्यक्त किया जाता है, जो कि पहले से भी हम लोग जानते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। आगे बढ़े, इसका मान 0 से n-1 तक होता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा पॉइंट्स है, एंड फॉर अस दिस वन इज VVI पॉइंट। ठीक है, वाई दिस इज VVI पॉइंट? वाई दिस कोला वे रेडी, सुने हो कि नहीं गाना? साउथ इंडियन सॉन्ग है। ठीक है, क्यों ये VVI है? क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाए आपसे L का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, L का मान क्या होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि N का जो वैल्यू होता है 1 से इन्फिनाइट होता है, वैसे ही L जो होता है उसका वैल्यू जो होता है 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, जैसे L का मान 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। ठीक है, तो L हमारा जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर L हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 0 होता है इसको हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो 1 होता है इसको स्मॉल p से, 2 जो होता है इसको स्मॉल d से, s-p-d-f ऐसे, और इसको g से। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। अगर आपसे बोला जाए कि s का कितना वैल्यू होता है, s हमारा सब सेल हो गया, s इज द सब सेल, S इज द सब सेल, L हमारा क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। एक टेबल मैं बनवा देता हूँ बहुत ही प्यार से। एजीमुथल का स्पेलिंग लिखने का जगह नहीं है, एजीमुथल शॉर्ट में हम लिख देते हैं एजेड नंबर। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना, एजीमुथल क्वांटम नंबर पूरा लिख लेना। ठीक है, बहुत समझदार बच्चे हो, क्योंकि इतने समझदार टीचर से पढ़े हो। अभी कुछ लोग मेरे पे भड़के हुए हैं, तो थोड़ा सा अभी ये सब बोलना ठीक नहीं है, मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। ठीक है, आदमी देखो जिससे प्यार करता है ना, उसी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्यार था पहले से, है ना। आते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और s-p-d क्या है? ये सब सेल है, ये सब सेल है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है। अब देखो, जैसे मान लो L का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर को यहाँ पे L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू 0 है तो उसको सब सेल S बोला जाएगा। ठीक है, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तो इसको P बोला जाएगा, इस सब सेल का वैल्यू P दे देगा। वैसे ही 2 होगा तो D, s-p-d, 3 पे F, इसको हो सके तो ऐसे इसके नीचे बना के लिख लेना, ये भी लिखना, ये भी लिखना। ठीक है रे बच्चा लोग, ठीक है। तो चलो, तो L का वैल्यू 0 से लेके n-1 होता है। n क्या होता है भाई? तो n स्मॉल n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। चाहो तो आप लिख सकते हो वेयर n इज द मुख्य क्वांटम संख्या,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ई वाला जो स्पेसिफाई है ना, इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा बहुत ही एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाना है। देखो ये 0 से n-1 तक का मतलब क्या है, ठीक है, यहीं पे अभी बताएंगे। जैसे मान लो n का वैल्यू यहाँ पे लिख लिए और ये लिख लिए l का वैल्यू। ठीक है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l हमारा एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर होता है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, n का वैल्यू अगर हम ले लिए 1, n का वैल्यू ले लिए 1 तो l का वैल्यू हो जाएगा 0। अब कहोगे 0 कैसे हो जाएगा सर, पगला गए हैं क्या? नहीं रे पगला, हम नहीं पगलाए हैं। ठीक है, चलो देखो काहे ऐसा हुआ, तो देखो यहाँ से क्या लिखा हो, 0 से n-1 होता है। सुनोगे ध्यान से, ध्यान से मतलब समझते हो, 0 से n-1। ठीक है, 0 से n-1, तो n का वैल्यू तब जब तुमने 1 लिया तो l का वैल्यू आया 0। n का वैल्यू 2 लोगे तो l का वैल्यू कितना होगा बताओगे? n का वैल्यू 2 लोगे तो l का वैल्यू कितना होगा, तो 0 से, सुनोगे, 0 से n-1। तो 0 से n-1 कैसे, अच्छा पहले ये वाला समझा देते हैं। n का वैल्यू जब 1 था तो l का वैल्यू 0 कैसे हुआ, तो पहला वैल्यू लिखोगे 0, 0 से किसके लिए हम अभी निकाल रहे हैं, n के 1 वैल्यू के लिए, यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं। 0 से n-1, तो n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि 0 से 0 लिखना होगा, तो 0 से 0 को 0 लिखा जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अगर n का वैल्यू 2 लिया गया, नहीं समझ में आएगा तो अगले वाला में हम समझा देंगे। अगर मान लो n का वैल्यू 2 ले लिया गया और l का वैल्यू बोला गया कि यहाँ पे लिखो क्या होगा, तो क्या लिखोगे, तो देखो इसका वैल्यू लिखोगे 0 से n-1। ठीक है, 0 से पहला वैल्यू तो 0 होगा ही, 0 से मतलब 0 से ही स्टार्ट होगा। नहीं समझ में आया? l का जो वैल्यू है हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, l का जो वैल्यू है हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला वैल्यू 0 लिख लेना और से लिखना n का वैल्यू कितना 2, तो 2-1 लिखना। अब देखो 2-1 कितना होता है, 1 होता है, तो 0 से 1, तो 0 से 1 कितना होगा, 0 होगा और 1 होगा। ठीक है, वैसा ही अगर n का वैल्यू 3 होगा, n इक्वल टू 3 होगा, तो आपसे पूछा जाए कि l का वैल्यू क्या होगा, तो l का वैल्यू होगा 0 से n-1। 0 से n-1 का मतलब क्या, पहला तो 0 होगा ही, से भी लिख लेना और n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 0 से 2 तक, 0 से 2 तक कितना, 0 1 2, हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो कैमरा सेटिंग के कारण, 1 0 1 2, तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, जब n का वैल्यू होगा 3 तो 0 से n-1 कितना हो जाएगा, n-1, यानी कि इससे एक कम, 0 से स्टार्ट होके इससे एक कम जाएगा, तो 3 से एक कम कितना होता है, 2। ये बार बार कैलकुलेट करने का क्या ज़रूरत है, 1 2 लिखेंगे, कैलकुलेट कर लिए। अगर मान लो 4 के लिए बोला जाए, अगर n का वैल्यू 4 दे दिया जाए, l का वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो हम तो ऐसा ही लिख देंगे 0 1, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं, तुम लोग से थोड़ा सा ज़्यादा हैं, तो हम क्या लिखेंगे 0 1 2 3। जो हम मेरी तरह समझदार होगा वो तो 5 के लिए भी लिख देगा। अगर आपको n का वैल्यू दे दिया जाए 5 और l का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, 0 1 2 3 4। समझा रे बच्चा लोग, बोलो। आ रहा समझ में? ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें समझना क्या, लेकिन याद रखना जरूरी है। अभी हो सकता है कि सारे लोग को समझ में आ गया होगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा आप लोग पे बहुत अच्छा वाला भरोसा बना हुआ है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोगों में कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि हमको लाइफ में अच्छा बनना है, तो आप सोचते हो कि हमको इंजीनियर बनना है। मतलब हम ना, जो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ बच्चा होता है, जिसका सोच होता है, जिसके सोच में इंजीनियरिंग होता है ना, उससे हमको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। शायद तुम लोग को ये बात पता नहीं है, लेकिन आप लोग वैसे ही स्टूडेंट हो, आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से लगाव है, कहीं ना कहीं सोचते हो कि हमको डिप्लोमा करना है, अच्छा स्कोर करना है, हमको पढ़ना है, इंजीनियरिंग में ही कैरियर बनाना है, तो समझ लो बस है। फिर सेमेस्टर में आना पढ़ने, उसके बाद तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर सेमेस्टर में मिलेंगे एक नए जोश के साथ। ठीक है,
पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी हो सकता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में n का वैल्यू दे दे और l का वैल्यू पूछा जाए कि इसमें से n = 3 के लिए पूछा जाएगा कि n = 3 के लिए l का क्या मान होगा। कहीं पे हो सके तो कॉपिया में लिख लो, n के 3 मान के लिए n = 3 लिख लेना, के लिए l का क्या मान होगा। तो l का मान क्या होगा n = 3 के लिए 0 1 2, 0 1 2, 2 पे जाके लगा देना ब्रेक, ठीक है। पूछा जाएगा कि n का मान 4 है तो उसके लिए l का मान कितना होगा, 4 मान के लिए n का 4 मान है तो l का मान कितना होगा 1 2 3। समझ गया रे बच्चा लोग। चलो आगे बढ़ें। और ये जो l का वैल्यू होता है 0 1 2 3, इसको अंग्रेजी में SPDFG से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये स्मॉल नंबर होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मज़ा आने वाला है। एजीमुथल क्वांटम संख्या को 0 1 2 3 या SPD से व्यक्त किया जाता है। याद रखोगे 0 1 2 3 से, चूंकि क्वांटम संख्या है, देखोगे एजीमुथल क्वांटम संख्या तो रहेगा, तो कहोगे सर SPD का है के लिए यूज कर रहे हैं, संख्या रहेगा तो वो भैया रिप्रेजेंटेशन है, उसको फार्मूला वगैरह में यूज किया जाता है। फार्मूला वगैरह के टर्म में जब पढ़ना होता है ना तो SPDF को यूज किया जाता है। तो 1 2 3 4 तो रहना दम मस्ट है, क्या है कि ये एक संख्या है, पिछला ही वीडियो लेक्चर में बता दिए हैं। किसी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2 × 2l + 1 या 4l + 2 से ज्ञात किया जाता है। किसी उपकक्षा में, भूल जाओ इसको ठीक है, किसी उपकक्षा में, उपकक्षा क्या होता है, अभी कुछ देर पहले गोल गोल बनाए थे। कक्षा के अंदर में जो छोटका कक्षा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपकक्षा बोलते हैं। घर के अंदर में जो कमरा होता है उसको क्या बोलते हैं, कमरा बोलते हैं। अब ये कंफ्यूज मत होना है ना, कमरा को कमरा ही बोलेंगे। अंग्रेजी में पूछा जाएगा तो रूम बोल देंगे, बेडरूम बोल देंगे, बाथरूम बोल देंगे, पूजा रूम बोल देंगे, किचन बोल देंगे, लेकिन होगा तो वो रूम है ना। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उपकक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी आप लोगों से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ भी देखो पूछा जा सकता है, आप हर चीज़ के लिए तैयार रहो, ठीक है। इसको रहने देते हैं, हर चीज़ के लिए तैयार रहो, कुछ भी पूछो ना यार, हम सब चीज़ बताएंगे, हमको सब चीज़ आता है, ठीक है। ये आप में सोच होना चाहिए। किसी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2 × 2l + 1 से या फिर 4l + 2, ये दोनों एक ही चीज़ है यार, ठीक है। इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4l + 2 से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे एक उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, अभी कुछ देर पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगुरेशन बताए थे कि भैया 1s2 लिखा जाता है, 2s2 लिखा जाता है, 2p पे 6 लिखा जाता है, और हमने बताया ये पावरवा जो होता है इलेक्ट्रॉन के संख्या को बताता है। अब देखो वही चीज़ का यहाँ पे हम लोगों को जानकारी लेना है और थोड़ा आराम से समझोगे। तो कोई उपकक्षा जैसे होता है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये s ऑर्बिटल्स हो गया, यानी कि सब सेल्स हो गया, और ये s और p, सेकंड में s और p होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। जितना भी s सब सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आता कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हो गया, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों हुआ, P में 6 कैसे हो गया, D में 8 10 12 18 काहे हो गया। तो उसका सब जवाब यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं उपकक्षा, उपकक्षा का मतलब क्या रे बच्चा लोग बोलो, सब सेल, ठीक है, CBSE बोर्ड वाला सब। उपकक्षा का मतलब क्या, सब सेल, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिख लेना यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो उपकक्षा को SPD ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। S के लिए L का वैल्यू क्या होता है, S के लिए एजीमुथल नंबर का वैल्यू क्या होता है, S के लिए L का वैल्यू होता है, L का वैल्यू होता है 0, P के लिए L का वैल्यू होता है 1, D के लिए L का वैल्यू होता है 2, F के लिए L का वैल्यू 3 और G के लिए L का वैल्यू 4। अब अगर पूछा जाए कि S सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो फार्मूला हमारे पास है, क्या है फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। 4l + 2, क्या यूज करते हैं, 4l + 2। तो अगर मान लो 4l + 2 से हम लोग निकालें किसका वैल्यू, इसके लिए s का वैल्यू, तो s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे l का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 4 × 0, l के जगह पे 0 पुट किए +2। अब देखो
जीरो गुने 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये +2, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। देखो हम कैलकुलेट करना सिखाए हैं, सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना होगा, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, पक्का से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे ये तो छोड़ो यार, ग्रेजुएशन लेवल पे जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, उन लोगों से जनरल साइंस में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बड़ा मतलब हमको ख़राब लगता है, बहुत जगह हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि यार वो बच्चा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स कर लिया, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, और उन बच्चों को ये सब मुझे पढ़ाना पड़ता है। बड़ा मुझे दुख लगता है यार, क्या पढ़े हो तुम, बताओ, हमको ये सब पढ़ाना चाहिए, हमसे तो ज़्यादा तुमको नॉलेज होना चाहिए इस सब चीज़ का, क्योंकि तुम इसी में मास्टरी किए हो, ऑनर्स किए हो। लेकिन चलो ये सब पूरा एजुकेशन सिस्टम में ही थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा सारे स्टूडेंट के साथ नहीं है यार। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो यार सही में मास्टरी किए हुए होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना, वैसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट पे नॉलेज बहुत अच्छा है, पकड़ अच्छा, वैसे का संख्या बहुत कम है। चलो वैसा कभी आप लोग पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई मतलब ईमानदारी से करो। तो P के लिए कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी सेम ही फार्मूला होगा, 4L + 2। अच्छा, P के लिए L का वैल्यू कितना है, P के लिए L का वैल्यू होता है 1, तो इसको लिखेंगे 4 × 1 + 2, तो कितना आ जाएगा, 4 × 1 4 आ जाएगा, +2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो P सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। D के लिए निकालना है 4L + 2, तो D के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो +2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 + 2 10, ठीक है। तो D के लिए कितना हो गया, 10 हो गया। वैसे ही F के लिए निकाल लो, G के लिए निकाल लो, आई थिंक कि आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। आप लोग मेहनती बच्चे हो, निकाल लेना यार। तो इससे आपको पता चला कि एक सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे अभी कैसे बताए थे, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो S सब सेल चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट का हो, सेकेंड ऑर्बिट का हो, थर्ड ऑर्बिट का हो, S सब सेल चाहे किसी भी ऑर्बिट का हो, देखो S सब सेल सब में रहेगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट में भी S रहता है, ये सेकेंड ऑर्बिट का अगर हम लोग बनाएं तो देखोगे इसमें भी S और P है। फिर अगर थर्ड ऑर्बिट भी बनाएं हम लोग, ऐसे यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट भी बनेगा, तो इसमें भी S सब सेल होगा। तो किसी भी ऑर्बिट का सब सेल काहे नहीं हो, किसी भी ऑर्बिट का या किसी भी सेल का सब सेल क्यों नहीं हो, S सब सेल क्यों नहीं हो, सॉरी, किसी भी सेल का S सब सेल क्यों नहीं हो, उसमें बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। वैसे ही P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10, इसका निकाल लेना 18 होगा, इसका शायद 32 आता है, कुछ देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा। यह उप कक्षा के आकार को भी बताता है। उप कक्षा नहीं बोलेंगे, इसको कक्षक बोलेंगे, कक्षक मतलब ऑर्बिटल्स। आगे चल के हम आप लोग को बताएंगे कि ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो ये ऑर्बिटल्स के आकार को भी बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को डिफाइन करता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो चलिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आगे चलेंगे, तो कहीं ऑर्बिटल्स मिलेगा तो बताएंगे। तो एक काम करते हैं तो ऐसा ये भी वीडियो बड़ा हो ही गया, ना चाहते हुए भी हमने कोशिश किया था कि ये पूरा पढ़ा दें, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में बताने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, ताकि हम लोग अगला जो टॉपिक है इसको भी अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि अगला टॉपिक भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कम ही पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा से पढ़ो, तभी आपका एंट्रेंस क्लियर होगा। आप पूरा पढ़ लिए और पता चला एंट्रेंस एग्जाम दिए, आपको समझ में नहीं आया, पढ़ाई पढ़ने के लिए तो पढ़ लिए, कहने के लिए भी पढ़ लिए कि पूरा पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन नहीं बना के आ रहे हो तो वो पढ़ाई आपके किसी काम का नहीं है। तो एंट्रेंस निकालने का सबसे अच्छा वे होता है ना कि जो चीज़ पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि उससे जो भी क्वेश्चन है हम बना के आएँ। सोचो कि आपने 50% सिलेबस पढ़ा, लेकिन 50% ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है ना, इतना अच्छा से पढ़ लिया कि 100 में 50 नंबर आप ला लिए हैं, मतलब 50% पढ़ाई करके। तो हो सकता है कि आप अच्छा मतलब कोई कॉलेज वॉलेज मिल जाए आपको, ठीक है। 30% और 40% पे तो यार लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, हम तो 50% बहुत ले लिए हैं। और एक दूसरा लड़का है, मान लो वो पूरा पढ़ लिया, 100% कोर्स पढ़ लिया, और पता चला कि वो 10 को क्वेश्चन बना के आया, तो कौन अच्छा है यार? वही अच्छा ना कि 50% पढ़ा लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा और 50% स्कोर करके आया।
ठीक है। तो बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है, समझदार बनिए, ठीक है। समझदार लोगों के लिए ये जो दुनिया है काफ़ी इंजॉयफुल होता है, और जो थोड़ा सा कम समझदारी रहता है उन लोगों के लिए बहुत कठिन टाइम हो जाता है। तो चलिए ये इन सारी बातों को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट जो 2 टॉपिक बचा हुआ उसको हम पढ़ा देंगे, क्योंकि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना वो छोटा टॉपिक होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।